श्री नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुपे माताजींना या मीटिंगची आवश्यकता नाही, त्यामुळे त्यांनी पुन्हा जॉईन करण्याचा प्रयत्न करू नये। कोण कोण आहे बाकी? ब्रजबाला माताजी, अजून रूपसभेचे बाकी बरेचसे मेंबर नाहीत। हा बोला माताजी। हा नाही ठीक आहे, तुम्ही आहात ना? ओके। अजून कोण आहे? रूपसभेवर थोडा परत एकदा मेसेज टाका, आता मला नाही लिफ्ट करावं लागेल मला तर। आज आपण महत्वपूर्ण विषयावर थोडक्यात चर्चा करणार आहोत कि प्रवचन या क्लास की पूर्व तैयारी कैसे करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किस प्रकार से जब हमें कोई क्लास देना है, प्रवचन देना है, तो उसकी तैयारी हमको कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तैयारी कैसी होनी चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण विषय है। एक तो होता है प्रवचन के पहले की हमारी तैयारी, या क्लास के पूर्व हमारी पहली तैयारी। दूसरा जो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि वो है उत्तम प्रवचन या क्लास, या जो वक्तव्य जो हमारा टॉकिंग है, उसके क्या गुण है, वो कैसे होना चाहिए। दो, और तीसरा कि हमको नोट्स कैसे बनाने चाहिए। इन तीन विषयों पर संक्षेप में हम लोग आज चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने पहले ही कहा कि विशेष रूप से रूप सभा में प्रचार के संबंध में ही या उस विषय के बारे में ही चर्चाएं होगी, बातें होगी। तो जब हमें कहीं प्रवचन देना है, क्लास देना है, वो कोई भी दे सकता है, ऐसे कोई मतलब बहुत बड़ी बात है ऐसे नहीं है। लेकिन हमको अनावश्यक रूप से कभी कभी बहुत भय लगता है, अरे कैसे होगा, मैं कैसे दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, वगैरह वगैरह, या दे पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी आदि बहुत सी चीजें ऐसे लगते रहती हैं। शीतलांगी गोपी माताजी अवेलेबल आहेत का? त्या पण दिसत नाहीये। काही भक्तांना नजरेसमोर ठेवूनच मी हे केलंय, त्यामुळे माझी अपेक्षा आहे की त्यांनी असायला पाहिजे। तर तो
इसके लिए अगर हम थोड़ा सा पहला प्री प्लानिंग करें, समझ ले, तो हम बहुत आसानी से प्रचारक बन सकते हैं। प्रवचन भी हम दे सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि हमको प्रवचन की तैयारी कैसे करनी चाहिए। अब देखिए, प्रवचन की तैयारी या क्लास की तैयारी करने से पहले हमको 4 प्रश्नों के ऊपर विचार करना चाहिए। किसी स्थान पर मुझे क्लास देना है, मुझे प्रवचन देना है, तो उसके लिए सबसे पहले 4 प्रश्नों पर मुझे विचार करना होगा या 4 मुद्दों पर मुझे विचार करना होगा। कौन से हैं वो 4? सबसे पहला है जो महत्वपूर्ण कि हमारे श्रोता कौन है, किसके सामने हम बोलने जा रहे हैं। ये वक्ता को पता होना जरूरी है। इसलिए प्राय कई बार होता है ना, कई प्रवचन होता है तो मैं भी पहले पूछता हूँ कसा है, भक्ता आहेत का नवीन लोक आहेत, भक्त है या नए लोग हैं, कैसे है, क्या है, चीजें पूछी जाती है और पूछी जानी भी चाहिए। इससे वक्ता को अपना टॉकिंग या अपना क्लास देने में सहायता प्राप्त होती है और वो अच्छे से क्लास दे सकता है या अच्छे से वो अपना संदेश श्रोताओं तक पहुंचा सकता है। तो ये जरूर जानना चाहिए कहीं पर भी क्लास को जाने से पहले, क्लास देने के लिए जाने से पहले, कि हमारे श्रोता कौन है। अब उसमें भी सब पॉइंट्स है कुछ कि हाँ, एरिया कैसा है वो, क्योंकि उस एरिया से, उस एरिया में रहने वाले लोगों की एक मानसिकता, उनकी सोच, उनका एटीट्यूड, कई सारी चीजें समझ में आ जाती है। अब जैसे ना मगरपट्टा सिटी में रहने वाले लोगों का एटीट्यूड, उनकी सोच, उनका विचार, ये, और थोड़ा सा दूर अगर हम कहीं और जाएंगे कि मांजरी या ऐसे स्थान पर रहने वाले लोगों का सोच, एटीट्यूड, उनका दृष्टिकोण आदि, इसमें बहुत सारा फर्क होगा। तो जब हम किसी स्थान पर हमको क्लास देने के लिए जाना है, तो जैसे हम सोचते हैं हमारे श्रोता कौन है और वो श्रोता किस एरिया में है, किस एरिया से है, ये भी हमको समझना होगा। इससे आपको आपका लैंग्वेज उस प्रकार से बनाने में मदद होगी, क्योंकि वक्ता का लैंग्वेज जब श्रोताओं के लैंग्वेज से थोड़ा बहुत मिला जुला रहता है तो उनको वो अपना सा लगता है। बातें अगर उनके स्तर की हो तो उनको वो अपना लगता है वक्ता। तो इसलिए श्रोताओं का एरिया क्या है, कौन सा है, कहाँ से है वो, ये भी हमें सोचना चाहिए। दूसरी बात, जो हमारे श्रोता हैं उनका एजुकेशन, जो भी आपको सेवा दे रहे हैं आप उनसे पूछिए, आप पूछ सकते हैं कसं काय प्रभूजी, कसे भक्त म्हणजे जे असतील ते शिक्षित आहेत, अशिक्षित आहेत, किंवा काय कसं, उस हिसाब से आपको विषय का चयन करने में आसानी होगी। अपना भाषा शैली को रखने में आपको आसानी होगी, आपको पहले ही पता होगा। तो कई बार ये पूछना चाहिए, कई बार हमको खुद को टटोलना चाहिए, कुछ गेसिंग या अंदाज हमको, अगर हम उस एरिया में जानते हैं, गए हैं, तो हमको पहले से ही अंदाज के साथ हमको पता होना चाहिए, अंदाज लगाना चाहिए हमको। फिर हमारे श्रोता कौन है, किस एरिया से है, उनका
एजुकेशन कैसे है, अब उनका उम्र क्या है, ये भी मायने करता है। अधिक यूथ है, मध्यम वर्ग है, मध्यम उम्र के हैं, या सीनियर सिटीजन्स हैं, ये भी हमको जानने की कोशिश करना चाहिए कि हमारे श्रोता कैसे हैं, कौन है। अब हमारे जो श्रोता है उनका एरिया, क्षमा करें, उनका एरिया, उनका एजुकेशन, उनका उम्र, अब उनकी भौतिक स्थिति कैसी है। अब आप कहोगे प्रभु जी ऐसे कैसे, लेकिन ये भी बहुत मायने रखता है। उनकी भौतिक स्थिति क्या है, कैसे है, वो कैसे क्लास से है, लो क्लास है, मीडियम क्लास है, मीडियम प्लस है, हाई क्लास है। इससे आपको उनकी वैचारिकता, उनकी स्थिति का पता चल जाता है, और आपको उनके सामने जो विषय देना है, बोलना है, उसका रख रखाव उस विषय का कैसे होना चाहिए, इसमें आपको मदद मिलती है। इसलिए इस विषय पर भी सोचना जरूरी है। जहाँ पर हम क्लास दे रहे, वहाँ के श्रोताओं का भौतिक स्थिति कैसे है, और नए भक्त कितने हैं। अगर मिक्स हैं तो नए भक्त ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं। तो अगर नए भक्त ज़्यादा हैं तो हमारे जो क्लास है, प्रवचन है, वो अधिकतर 70-80% हमको नए भक्तों के दृष्टि से ही विषय रखना चाहिए, और उस विषय में 20% 30% ऐसे होना चाहिए बातें कि जो ऑलरेडी भक्त हैं उनके लिए भी फायदेमंद हो। तो इस दृष्टि से प्रवचन या क्लास का तैयारी करने से पहले जो है हमारा तैयारी हमको करना चाहिए, हमारे इसके बारे में हमको सोचना चाहिए। ये सारे मुद्दों पर, पॉइंट्स पर हमें चर्चा करनी चाहिए। अब अगला जो टॉपिक है, इसमें तैयारी के 4 प्रश्नों में से पहला प्रश्न हमारे श्रोता कौन है, और श्रोता के हमने सब पॉइंट्स देखे कि उसमें भी हमको श्रोताओं के बारे में क्या क्या सोचना चाहिए, पता होना चाहिए, उसके ऊपर भी हमारा विचार होना चाहिए। अब दूसरा जो प्रश्न है, जो क्लास के पूर्व हमको उस पर विचार करना चाहिए, वो है कि प्रवचन या क्लास का विषय क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, किस विषय पर हम बोलने वाले हैं। ऐसे नहीं कि हम गए और बोल दिए, बस कहीं से भी कुछ भी श्लोक उठा लिया और बोल दिया, आ गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। जब हम इस प्रकार से प्रॉपरली अच्छे से तैयारी करके जाते हैं तो हमारा क्लास भी अच्छा होता है, संदेश भी लोगों तक सही रूप से पहुंच जाता है, और लोगों का रिस्पांस भी हमें अच्छे से मिल जाता है। तो प्रवचन का विषय हमको क्या रखना चाहिए। अब अगर पहला जो पॉइंट है उस पर हमने ठीक ठाक से सोचा है, तो दूसरा पॉइंट जो है ये प्रवचन का विषय, इसमें हमको कोई तकलीफ नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा, हम बड़े ही आसानी के साथ सब्जेक्ट चयन कर पाएंगे। और जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी के जो प्रवचन है, विशेष रूप से बेलगांव के उनके जो संडे फीस्ट प्रवचन है, वो नए भक्तों के प्रचार के लिए क्लास की दृष्टि से काफी अच्छे हैं। और महाराज जी का भाषा शैली बहुत सुंदर और संत है, सहज रूप से समझ में आता है। तो हमको रेफरेंस के लिए उनका उपयोग जरूर करना चाहिए, प्रचार करने वाले भक्तों का। और हम ही नहीं, दुनिया में कई सारे भक्त जो है वो महाराज जी के प्रवचनों का वगैरह रेफरेंस लेते हैं, करते हैं। नए भक्तों को कैसे डेवलप किया जाए, प्रवचन की श्रृंखलाएं, विषयों की श्रृंखलाएं कैसी होनी चाहिए, एक के बाद एक महाराज जी इतने सुंदर तरीके से विषय चयन करते हैं। आज संडे को ये विषय हुआ तो अगले संडे को कौन सा विषय होगा,
मतलब पूरा सिस्टमेटिक रूप से महाराज जी लेते सारे, तो हमको उनको सुनना चाहिए, देखना चाहिए। तो अब ये महत्वपूर्ण बात है। राम 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 हरे हरे। तो प्रवचन या क्लास का विषय क्या होना चाहिए, विषय क्या रखना चाहिए? तो जो हमने पहले पॉइंट में हमने जो डिस्कस किया उसके अनुसार ही हमें विषय को चयन करना चाहिए। विषय हल्का फुल्का होना चाहिए। जब हम पब्लिक प्रवचन करते हैं, पब्लिक प्लेस में हम लोग जब क्लास देते हैं, तो प्रवचन का जो विषय है अधिक से अधिक हल्का फुल्का ही होना चाहिए। बहुत हेवी ज्ञानी ऐसा नहीं रहना चाहिए। भाषा शैली हमारी ऐसी होनी चाहिए कि सहज ही लोगों को समझ में आ जाए। ये महत्वपूर्ण बात। और जो हमने हमारे श्रोता कौन है इसके अंतर्गत हमने जो भी पॉइंट्स देखे, उस पॉइंट्स के अनुसार हमको विषय का चयन करना चाहिए, जिससे कि हमको ये समझ में आ जाए या श्रोताओं को भी समझ में आ जाए कि इस विषय से उनका क्या लाभ है, उनको क्या फायदा मिलने वाला है ये विषय से, इन विषयों को सुनने से। तो पहला पॉइंट अगर हमारा क्लियर है, हमारे श्रोता कौन है अच्छे से, तो विषय हम सहज ही चयन कर सकते हैं कि इनके लिए विषय क्या होना चाहिए। अब विषय तो चयन कर लिया, अब विषय या प्रवचन क्या होना चाहिए? भगवत गीता के श्लोक के अनुसार होना चाहिए, भागवतम के श्लोक के अनुसार होना चाहिए, या फिर हमारा जो प्रवचन है वो जो विषय हमने चयन किया है उस विषय के अनुसार होना चाहिए, और विषयों से संबंधित ही कथाएं, उदाहरण हमारी होने चाहिए। अभी ये विषय क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, क्या रखना चाहिए। अब सब्जेक्ट हमने एक रख दिया है, ये सब्जेक्ट है। मैं भगवत गीता के इस श्लोक पर, सर्वधर्मान परित्यज्य, इस श्लोक पर मैं क्लास दूंगा, प्रवचन दूंगा या दूंगी। अब विषय निश्चित हो गया, लेकिन अब वो क्या होना चाहिए उसमें। अगर भगवत गीता के श्लोक के अनुसार है तो श्लोक का पठन, अनुवाद, तात्पर्य उसका, और फिर हमारे क्लास के आरंभ श्लोक के अनुसार। प्रायः तात्पर्य में जो श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है, हमारे क्लास में, प्रवचन में उन सारी चीजों को हमें इंक्लूड करने का कोशिश करना चाहिए। एक प्रकार से प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हमें साधारण भाषा में ही दोहराने की कोशिश करनी चाहिए हमारे क्लास प्रवचन में। श्लोक को गीता भागवत के छोड़कर प्रवचन कहीं और ही जा रहा है, जला मराठीत आपण म्हणतो भरकटलं, ऐसे कभी होने नहीं देना चाहिए। हमारा जो सब्जेक्ट है, जो श्लोक है, उसी के अनुसार हमको बोलना चाहिए, क्लास होना चाहिए। यह हमने श्लोक नहीं, हमने विषय चयन किया है। अब विषय क्या है कि मान लो हमारे प्रवचन का आज का विषय है, आज है गोपाष्टमी। तो हमारे प्रवचन का आज का विषय है गोपाष्टमी। तो गोपाष्टमी के बारे में ही हमको सारी चीजें बतानी, इधर उधर की फिर बातें नहीं। गोपाष्टमी की सारी जानकारी, उसका इतिहास, उसकी जानकारी, उसका महात्म्य, कैसे गोपाष्टमी के दिन क्या हुआ था, क्या किया जाता है, भगवान की कौन सी लीलाएं हैं, वो सारी चीजें, सारी बातें, सारी कथाएं हमको वहां पर उसमें बतानी चाहिए विषय के अनुसार। कई बार अगर आप जाओगे अपना भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी के यूट्यूब चैनल में, तो उनके सब्जेक्ट होते हैं। ऐसा क्यों है कि कुछ लोग भक्त बनते हैं, कुछ लोग भक्त नहीं बनते हैं। वैष्णव कौन है, दुर्गा देवी कौन है,
शिव जी कौन है, ऐसे उनके सब्जेक्ट होते हैं। और फिर सब्जेक्ट के अनुसार वो महाराज जी कोई एक श्लोक लेते हैं। अब मैं उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि मैं उनको फॉलो करता हूं इसके बारे में, तो मैं वो उदाहरण दे रहा हूं। अगर आपको किसी अन्य वक्ता को फॉलो करना है तो आपकी स्वतंत्रता है, आप वो कर सकते हो, लेकिन एक आइडियल जो है वो महाराज जी का है। जो विषय हमने लिया है उस विषय से संबंधित ही हमारी कथाएं भी होनी चाहिए, हमारे उदाहरण भी होने चाहिए। नहीं तो विषय कोई एक है, कथा और उदाहरण कोई अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अच्छे प्रवचन के संकेत नहीं होते हैं। तो तीसरा पॉइंट हुआ कि प्रवचन क्या होना चाहिए, प्रवचन का विषय क्या होना चाहिए दूसरा, और पहला श्रोता कौन है। अब जो चौथा पॉइंट है प्रवचन की तैयारी या क्लास की तैयारी के पहले का, वो है कि जिस दिन हम प्रवचन करने जा रहे हैं, क्लास देने जा रहे हैं, उस दिन में कोई विशेष तिथि है क्या, वो दिन कोई विशेष तिथि है क्या, कोई फेस्टिवल, किसी आचार्य का आविर्भाव तिरोभाव, उस दिन का विशेष क्या है, इसको भी हमें चेक करना चाहिए, देखना चाहिए। और उस दिन के अनुसार आपको संक्षेप में उसके बारे में भी कुछ उसका जिक्र करना चाहिए, क्योंकि ये प्रासंगिकता कहलाई जाती है जो श्रोताओं को अच्छी लगती है। मान लीजिए महाशिवरात्रि के दिन हम कथा प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन शिव जी के बारे में कुछ बोला ही नहीं, सारा कृष्ण के बारे में बोलकर आ गए, या गीता के श्लोक के बारे में हम बोल के आ गए। ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि जो प्रासंगिकता उसका उस दिन में जो भी महात्म्य है दिन का, तो उसके बारे में हमको संक्षेप में कुछ जरूर कहना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का दिन विशेष क्या है, प्रासंगिकता, इस पर भी हमें सोचना चाहिए। तो प्रवचन या क्लास की तैयारी करने से पहले ये 4 महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर, मुद्दों पर हमें विचार करना चाहिए, इस पर अभ्यास करना चाहिए और इसके अनुसार चलना चाहिए। ये हुआ पहली बात। अब दूसरा जो पॉइंट हम चर्चा करने वाले थे आज, कि एक उत्तम संभाषण या प्रवचन के 5 गुण कौन से हैं। 5 गुण होते हैं कि किसे हम बढ़िया टॉक या उत्तम प्रवचन या उत्तम क्लास कह सकते हैं। तो उसके 5 गुण होते हैं। ये पांचों के पांचों गुण हमारे क्लास में या प्रवचन में या हमारे टॉक में हमको लाने की एक प्रचारक को जानबूझकर कोशिश करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मतलब अब ये टॉपिक दूसरा हुआ कि उत्तम संभाषण या प्रवचन के 5 गुण। उसमें से जो पहला है वो है प्रभावी शुरुआत। बढ़िया स्टार्टिंग, कि हमारा जो स्टार्टिंग है वो बढ़िया होना चाहिए। श्रोताओं का स्वागत हसत मुख के साथ, और कई बार ये होता है, प्रायः मेरे बारे में होता है, हम लोग व्यासासन पर जाते हैं या बैठते हैं क्लास के लिए, तो ऐसे बहुत गंभीर चेहरा करके बैठते हैं, श्रोता लोग डर जाते हैं कभी कभी। तो हंसते खेलते मजाकिया तौर पे हमको थोड़ा सा आरंभ में रहना चाहिए। तो एक मतलब स्वागत श्रोताओं का अच्छे से। उसके बाद अब श्रोताओं का स्वागत क्या है, आए हुए सभी भक्तों का, भाविकों का, हम लोग इस्कॉन की ओर से, इस्कॉन पूना की ओर से, या जो भी आप जहाँ पर कथा सत्संग के लिए जा रहे हो उस परिवार की ओर से, उनकी ओर से हम स्वागत करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप भगवान के गुणगान सुनने के लिए, सत्संग के लिए उपस्थित हुए हैं आदि। इस प्रकार से हमको उनका स्वागत, उनका गुणगान करना चाहिए। फिर आज जो आप प्रवचन बोलने वाले हो या जो क्लास देने वाले हो, जो आपका सब्जेक्ट है, उसके महत्व या महात्म्य के बारे में आपको संक्षेप में 1-2-3 मिनट में उनको हाईलाइट कर देना चाहिए कि आज हम क्या
सुनने वाले हैं। उसके 3-4 महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको पहले बता देना चाहिए। ये इसलिए होता है कि ये पॉइंट बता देने से श्रोता जो है वो आखिरी तक बैठे रहता है। इसके लिए भी ये जरूरी है, लेकिन सब कुछ पहले ही नहीं बता देना। एकदम नॉर्मल पॉइंट्स के रूप में, 2-4 पॉइंट्स के रूप में कि आज हम क्या देखने वाले, क्या बोलने वाले और कैसे ये विषय आपके लिए फायदेमंद है। संक्षेप में इसको भी हमको आरंभ में कह देना चाहिए, बताना चाहिए। तो जब श्रोताओं को पता चलता है कि अरे ये विषय इतना बढ़िया है और इसमें मुझे बहुत सी चीजें समझने को, सुनने को मिलेगी, जानने को मिलेगी, मेरा नॉलेज बढ़ेगा या फिर मुझे प्रैक्टिकल जीवन में इसका उपयोग होगा, तो वो शांति से वहां पर बैठे रहते हैं। शांति से वहां पर अंतिम मतलब लास्ट तक बैठे रहते हैं। तो ये जरूरी है प्रभावी शुरुआत। अब प्रभावी शुरुआत में हमारा जो जय राधा माधव होता है या हरे कृष्ण महामंत्र का जो कीर्तन होता है, वो उसकी भी हमें तैयारी करनी चाहिए अच्छी। एक प्रॉपर ट्यून हर एक जय राधा माधव का 2-4 ट्यून्स हमें एकदम प्रॉपरली उसके करके ही रखने चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र के भी 2-4 ट्यून्स हमें ऐसे अच्छे से तैयार करके रखने चाहिए कि जो हम गाएंगे लोगों को वो अट्रैक्टिव लगेगा और वो पीछे गा पाएंगे। हमको अच्छी लगती है वो ट्यून नहीं, ट्यून भी हमको ऐसे सिलेक्ट करना चाहिए कि जिसमें लोग उसको आसानी से गा पाए हमारे पीछे। ये सबसे में नहीं तो क्या होता है प्राय कि हमको जो अच्छा लगता है ऐसे महाराज जी आदि का जो थोड़ा सा जो कठिन है, हाई लेवल का ट्यून है या जय राधा माधव है, वैसे हम गाने की कोशिश करते हैं। सभी हमारे साथ नहीं हो पाते फिर श्रोतागण। तो ये जरूरी है कि जय राधा माधव का ट्यून, हमारे हरे कृष्ण महामंत्र का ट्यून हमको ऐसे रखना चाहिए कि एक नया व्यक्ति भी हमारे पीछे सहज रूप से गा पाए। इसको कहेंगे हम प्रभावी शुरुआत। अब दूसरा जो एक अच्छे प्रवचन, उत्तम संभाषण का जो दूसरा गुण है वो है कि ये जो विषय है आज जो आप बता रहे हैं वो कैसे उनके लिए उपयुक्त है, फायदेमंद है। ये उनको बताना चाहिए कि इस विषय का महत्व क्या है, क्यों हम आपको सुना रहे हैं और क्यों आपको सुनना चाहिए, ये इससे क्या मिलेगा, ये आपको उन्हें बताना, समझाना चाहिए। और जैसे हमने कहा कि हमेशा प्रवचन के जो 3 पॉइंट्स हैं वो प्रारंभ में हमको बता देने चाहिए, महत्वपूर्ण 3 पॉइंट्स कि क्या क्या बोलने वाले होने वाला है। ये अट्रैक्शन बना रहता है, अरे वो पॉइंट कब आएगा, वो आखिरी वाला मुझसे रिलेटेड है। ये किसी को लगता है ये दूसरा पॉइंट जो इन्होंने कहा वो मेरे लिए रिलेटेड है, क्योंकि अरे पहला पॉइंट जो मेरे से रिलेटेड है। तो लोगों का जो कंसंट्रेशन है, श्रोताओं का बैठने की जो उनकी इच्छा है वो बनी रहती है। और हम जो बोल रहे हैं, बता रहे हैं हमारे विषय के बारे में या विषय जो हमने चूज किया है, बोल रहे हैं, जो हमने श्लोक लिया है। चौथा पॉइंट, अपने वक्तव्य या विषय के संबंध में समर्थन में उदाहरण देना, अलग अलग उदाहरण देना। कुछ प्रैक्टिकल हो सकते हैं, कुछ इतिहास भागवत आदि से हो सकते हैं। ग्रंथों में अलग अलग कहां पर कौन से श्लोक है जो हम बता रहे हैं, वो इन ग्रंथों के आधार पर, श्लोक के आधार पर हम बता रहे हैं। ये हमको बताना चाहिए, बोलना चाहिए। यानी हमारे कथन के समर्थन में हमें शास्त्रों का आधार देना चाहिए, शास्त्रों की कथाएं बतानी चाहिए और प्रैक्टिकल भी कुछ उदाहरण हमें देने चाहिए। ये बहुत जरूरी है।
शास्त्रों के उदाहरणों के साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ की बातों को जोड़ना ये श्रोताओं को अच्छा लगता है। तो ये हमको तय करना चाहिए, ये हमको निश्चित करने चाहिए। इसके लिए प्रवचन की पहली तैयारी होती है, नोट्स। पहले हमको क्या बोलना है, पेज पेपर लीजिए, 1-2 दिन मनन कीजिए, चिंतन कीजिए कि मैंने ये विषय चयन तो किया है, अभी इसके बारे में कहाँ पर क्या सुना है, क्या बोला गया है, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, उस पर मनन कीजिए। फिर एक समय है कि 1-आध घंटा आप बैठ जाइए पेपर पेन लेकर, और जितनी बातें उस विषय के बारे में आपके मन में आ रही है सारी लिख लीजिए। इस प्रकार से आप तैयारी कीजिए। देखिए, फर्स्ट क्लास 1 नंबर प्रवचन हो जाएगा, क्लास हो जाएगा। मैं खुद भी वही करता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, मेरे पास कई बार डायरियाँ होती है और डायरी में ऐसे ही कुछ लिखे हुए होते हैं। तो लिखा हुआ यानी कई बार मैं ऐसे ही बैठ जाता हूँ और बैठे बैठे मैं प्रवचन की तरह सारी चीज़ें लिखता हूँ, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, वो मैं लिखते रहता हूँ। कई बार पॉइंट्स होते, कई बार जैसे मैं बोल रहा हूँ ना वैसे ही मैं लिखता हूँ वो सारे, और कई बार वैसे ही मैं बोलता भी हूँ, कुछ अलग नहीं, जैसे है वैसे ही होता हूँ। इससे तैयारी भी होती है, बार बार बुक में देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, नोट्स को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम सहज बोल जाते हैं। क्योंकि एक बार लिखना इसका मतलब है 3 बार पढ़ना, और 1 बार पढ़ने का मतलब होता है 0 बार पढ़ना। 1 बार लिखना इज इक्वल टू 3 बार पढ़ने के समान होता है। इसलिए जब हम लिखते हैं प्रवचन को, नोट्स को, उन सारे हमको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या उदाहरण देना है, हमारी वाक्य रचना कैसी होनी चाहिए, अगर ये हम जब लिखते नहीं है ना तो फिर शब्द याद नहीं आते हिंदी के, या उसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, गड़बड़ी हो जाती है। इसके लिए उसको लिखना जरूरी है। प्रवचनकार को, प्रचारक को अपना डायरी नोट्स रखना ही चाहिए, उसका खुद का अपना। तो ये हुआ अपने वक्तव्य के समर्थन में शास्त्रों से उदाहरण देना, श्लोक देना और कथाओं को बताना, ये अनिवार्य महत्वपूर्ण है। और एंड विथ अ फ्लोरिश, अर्थात उत्साहवर्धक अंत। तो प्रवचन का एंड भी उत्साह के साथ होना चाहिए, जो हमने 1 घंटे में। अब प्रवचन क्लास का समय कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 1 घंटा। उस 1 घंटे में आपका जय राधा माधव वगैरह 5 से 10 मिनट तक, आपकी सारी प्रणीतियां वगैरह सब कुछ 10 मिनट में ये हो जाना चाहिए। और बचे हुए जो 50 मिनट है उसमें से 40-45 मिनट आपका क्लास होना चाहिए, और 5-7 मिनट क्वेश्चन के लिए आपको श्रोताओं को देना चाहिए। ये आदर्श समय सारणी है क्लास की, अकॉर्डिंग टू भक्ति रसामृत स्वामी महाराज। 1.5 घंटे का प्रवचन कोई सुनता नहीं है, किसी को उतना वो मतलब सुनते हैं, बैठ जाते हैं प्रसाद के लिए, लेकिन भूल जाते हैं बाद में क्या बोला हो। क्योंकि एक हद से समय से ज्यादा का हम लोग, हमारा जो बुद्धि है वो एब्जॉर्ब भी नहीं करता है, वो छोड़ देता है, वक्ता बोलते रहता है, श्रोताओं के ऊपर से जाते रहता है। इसलिए मैक्स टू मैक्स हमारा 50 मिनट का हमारा कथा लेक्चर होना चाहिए, बहुत है, इतना सफिशिएंट है। कहीं पर भी आप प्रवचन, चाहे वो आपका काउंसलिंग मीटिंग हो, चाहे वो आपका पब्लिक प्रवचन हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको ये स्ट्रक्चर बनाए रखना चाहिए। इसको ये नहीं होना चाहिए कि मैंने इतना सब कुछ बता दिया, अब बता ही रहा हूँ। कई बार ऐसे होता है ना, माइक हाथ में आने के बाद वो छूटता ही नहीं है, तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। समय को हमें बराबर पालन करना चाहिए। वक्ता की समय पंक्चुअलिटी श्रोता लोग देखते हैं। अगर पहले ही वक्ता लेट आ गया तो श्रोता समझ जाते कि अरे ये बोले तैसा चारे नहीं है, और फिर वो लोग भी अपने समय से आगे, अगर आपका रेगुलर प्रोग्राम है तो वो आपके समय से आएंगे। तो इसीलिए हमें समय पर 7 बजे यानी 7 बजे शुरू करना है, 8 बजे यानी 8 बजे शुरू करना है, 7:30 यानी 7:30 बजे ही शुरू करना है। फिर चाहे 1 हो, 2 हो, 4 हो, कितने भी हो, लेकिन हमें आरंभ कर देना।
ये आवश्यक बात है प्रवचन के लिए। तो जो हमारा अंत है वो भी फ्लोरिश होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। हमने जो कुछ भी बोला है उसका सार उनको संक्षेप में बता देना चाहिए एंडिंग में, 3-4 पॉइंट्स में। आज हमने क्या क्या देखा, क्या क्या सुना, और सभी का धन्यवाद देना चाहिए। आपने इतने शांति से सुना, बने रहे आप। और फिर अगर नियमित सत्संग है वहां पर तो अगले सत्संग के लिए सबको आमंत्रण करना। और अंतिम में अगर आप पब्लिक प्रवचन के लिए जा रहे हो तो जैसे प्रभुपाद जी के लेक्चर आप सुनिए, अंतिम में प्रभुपाद जी हर प्रवचन में कहते, पब्लिक प्रवचन में क्या कहते हैं कि हमारा हरे कृष्ण आंदोलन शास्त्रों पर आधारित है, प्रामाणिक शास्त्रों पर। आप गीता भागवत को पढ़िए, सत्संग में आइए और इस हरे कृष्ण आंदोलन से जुड़िए। प्रभुपाद जी के सेंटेंस आखिरी में अक्सर ये रहा करते थे। तो हमको भी, प्रचारक को, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। भले ही हम हमारे लिए प्रचार करें, हमारे ग्रुप के लिए, या अन्यों के यहाँ पर हम जाकर कभी क्लास दे रहे, तो हमको उनके लिए भी वही करना, बोलना चाहिए कि आप यहाँ पर नियमित सत्संग होता है, आप आते रहिए, जुड़िए, गीता भागवत को पढ़िए, आदि आदि। तो इस प्रकार से बड़े ही उत्साहवर्धक या अच्छे ढंग से हमको एंड भी करना चाहिए। तो ये 5 गुण होते हैं, और जब किसी प्रवचन में ये 5 गुण समाविष्ट है तो समझ लीजिए ये उत्तम टॉक है, उत्तम क्लास है, उत्तम प्रवचन है। तो ये 5 गुण हमें अवश्य अपने प्रवचन में रखने चाहिए। जानबूझकर प्रयास करना चाहिए कि ऐसे ही होना चाहिए हमारा प्रवचन, इसके इन 5 पॉइंट्स के अनुसार। अब जो तीसरा पॉइंट है महत्वपूर्ण, जिस पर हम चर्चा करेंगे कि नोट्स को कैसे निकालें। कई बार होता है हमको नोट्स निकालने होते हैं, तो कैसे, अगर हमको प्रचार करना है ना, तो प्रचारक को सबसे पहले अपने छोटे छोटे जो प्रभुपाद जी के ग्रंथ है, उन ग्रंथों को उनको पढ़ना चाहिए, बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। और अगर महत्वपूर्ण कोई वाक्य है, सेंटेंस है, तो उसमें अंडरलाइन करना चाहिए। उसमें क्या करना चाहिए? अंडरलाइन। पेन पेंसिल से नहीं, जो ट्रांसपेरेंट मार्कर आता है उससे ही करना चाहिए, उससे ही करना चाहिए। तो ऐसे प्रचार की दृष्टि से सबसे पहले हमको छोटे छोटे प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, और उनके ग्रंथों को पढ़कर उससे जो भी महत्वपूर्ण लाइंस है, सेंटेंस है, उनको हमें अंडरलाइन करना चाहिए। और जब भी हम पढ़ाई करते हैं ना, तो पढ़ाई हमें अक्सर बैठकर ही करना चाहिए, सोकर, लेटकर वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ों से हमें ऐसी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। ऐसे पढ़ाई का ज़्यादा फायदा नहीं होता है, ध्यान नहीं लग पाता है। तो जितना हो सके हमको कोशिश करना चाहिए बैठकर, सामने आसन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। नोटबुक, पेन, जो भी रेफरेंस बुक्स है वो हमारे पास ही होने चाहिए। जितना हो सके एकांत स्थान होना चाहिए। तो इससे हमारा नोट्स अच्छे से निकलते हैं, पढ़ाई अच्छे से होती है। नोट्स अच्छे हम तभी निकाल सकते हैं जब हम लोग अच्छे से पढ़ पाते हैं। पढ़ेंगे तो नोट सहज निकालेंगे। पढ़ने के पश्चात हमको जो हमने पढ़ा है वो पैराग्राफ कहिए, या आपको क्लास देना है तो आपने किसी महाराज जी का, किसी प्रभु जी का प्रवचन सुना है, तो प्रवचन का उस पाठ को हमें फिर से याद करना चाहिए, रिमेम्बर करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि हमने क्या सुना, हमने क्या पढ़ा, उसमें महत्वपूर्ण क्या है, अच्छा क्या है, इसमें और हम क्या ऐड कर सकते हैं। ये मनन हमारा होना चाहिए, जो हमने पढ़ा, जो हमने सुना, हमको क्लास देना है तो। अब तीसरा जो पॉइंट है नोट्स में, जैसे हम इन चीजों पर, बातों पर चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, तो साथ ही साथ मतलब स्मरण में क्या होता है कि हाँ, प्रभु जी ने ये कहा, महाराज जी ने ये कहा है, इसके बारे में प्रभुपाद जी ये कहते हैं, इस ग्रंथ में ये बातें लिखी गई हैं, इसके बारे में अन्य ग्रंथों में ये कहा गया है, आदि आदि चीजें जो है हमको याद आते रहती है, और वो हमको याद करनी भी चाहिए। महत्वपूर्ण बात है, ये चिंतन हुआ, ये मनन हुआ उस विषय पर जो हमको क्लास देना है। अब
इन चीजों का हमें मन ही मन में संकलन करते रहना चाहिए। हाँ, यहाँ पर ये पढ़ा था, यहाँ पर ये सुना था, इस प्रवचन में इस विषय में के बारे में ये कहा गया था, हाँ महाराज जी ने ये विषय के बारे में ये उदाहरण दिया था, आदि आदि। तो ये संकलन आरंभ होता है क्लास से पहले हमारे मन में, और फिर अब जो संकलन हुआ, जो चिंतन हुआ, 1-2 दिन हो गए, तो ऐसे समय में अब क्या करना चाहिए, हमको पेन और डायरी लेकर बैठना चाहिए, और जो हमने मन में संकलन किया, जो हमने सुना, उसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हमें नोट डाउन करना चाहिए। जितने सारे पॉइंट्स हमें याद आते हैं सबको नोट डाउन करते रहिए। और ये होने के बाद जो भी महत्वपूर्ण वाक्य है, जो भी सेंटेंस है, उसको आप लिखिए। और ये सब होने के बाद अब एक एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपने लिखे, अब उस पॉइंट पर कंसंट्रेट कीजिए, ध्यान दीजिए कि हाँ इस पॉइंट में ये महत्वपूर्ण, लेकिन इस पॉइंट में क्या क्या बोलना है मुझे, कैसे बोलना है मुझे, क्या उदाहरण देना है, कौन सी कथा मुझे बतानी है इस पॉइंट में। ये उसके सब पॉइंट्स, एक होता है मेन पॉइंट्स, दूसरे होते हैं सब पॉइंट्स, तो वो सब पॉइंट्स वहां पर आएंगे पहले पॉइंट्स के। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर जैसे निकाला है ये नोट्स मेरे, और आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो देखो ये ऐसे पॉइंट्स, सब पॉइंट्स वगैरह सारी चीजें। जब इस प्रकार से हम लोग आसानी से नोट्स निकाल सकते हैं, चिंतन, मनन, पठन, फिर चिंतन, पठन, श्रवण, चिंतन, मनन, उसके बाद फिर लेखन। अब लेखन के बाद जो हम लिख रहे हैं, जो मेन पॉइंट है वो बड़े अक्षरों में, बोल्ड अक्षरों में, अलग कलर से हमारा मेंशन होना चाहिए। अट्रैक्टिव नोट्स नाउ बिकम्स, नोट्स भी अट्रैक्टिव होने चाहिए। ऐसे कैसे तो भी लिखा है, तो ऐसे नहीं, तो फिर पढ़ने को इच्छा नहीं होगा, तो भी अट्रैक्टिव होना चाहिए। मेन पॉइंट्स अच्छे बोल्ड या बड़े अक्षरों में, अलग कलर में, और उस मेन पॉइंट के अंतर्गत जो भी सब पॉइंट्स आते हैं उसको भी साइड में लिखा हुआ। सब पॉइंट में अगर कोई विशेष बात है तो वो भी वहीं साइड में मेंशन की हुई। जब सब पॉइंट्स हम लोग बोलते हैं प्रवचन में उसके बारे में, तो उसके लिए बोले जाने वाले हमारे शब्द, हमारे उदाहरण, वो भी संक्षेप में लिखने चाहिए। शब्दों का प्रयोजन पहले से ही करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस शब्द के बजाय इस शब्द का प्रयोग करना। जैसे अभी शब्द सवेरे हम भगवान के रास लीला की चर्चा कर रहे थे गुरुपाद आश्रम में, तो उस समय स्त्री पुरुष इनका आकर्षण, इसके जैसा भगवान की रासलीला नहीं है, ऐसा विषय था। तो ऐसे विषयों में हमारे शब्द प्रयोग काफी सावधानी पूर्वक किए जाने वाले होने चाहिए। किसी भी शब्द के द्वारा जनसाधारण के किसी श्रद्धा को ठेस पहुंचेंगे ऐसे हमारे शब्द नहीं होने चाहिए, सॉफ्ट और सिंपल होने चाहिए। तो वो पहले से ही शब्दों का प्रयोजन हमारे साथ होना चाहिए। अब ये जो 6 पॉइंट्स हैं, नोट्स कैसे निकाले, उसके अनुसार हमको, अगर हम नोट्स निकालते हैं तो एक बार अगर नोट्स आपका बनकर तैयार हुआ ना, तो जीवन भर आप कभी भी वो प्रवचन कहीं पर भी दे सकते हो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, तीसरी बार वही प्रवचन अगर आपने किसी स्थान पर दे दिया तो चौथी बार आपको वो प्रवचन देखने की जरूरत नहीं, आप नोटबुक बंद करके आसानी के साथ बगैर बोले प्रवचन दे सकते हो। फिर टाइम टू टाइम उसमें कुछ ऐड करना है, कुछ लेस करना है, स्थल काल परिस्थिति के अनुसार वो करके आप वो प्रवचन दे सकते हो। प्रचारक को अपने 10-12 विषयों को, प्रवचनों को ऐसे तैयार करके रखना चाहिए अपने पास। मैंने कई बार बोला है, क्योंकि इमरजेंसी में अगर कहीं कुछ कॉल आ गया, अगर हमको जाना है, बोलना है, तो फिर क्या करें। तो ये पहले से हमारे पास ऐसे तैयार होना चाहिए अपनी डायरी में, स्वतंत्र डायरी होनी चाहिए, उसमें तैयार होना चाहिए कि हाँ ये सब्जेक्ट, हाँ मुझे आज मुझे दोपहर में फोन आया, प्रभूजीने कहा प्रभूजी आज तुम्हाला तिकडे प्रवचनाला जायचंय बरं का, मला जमत नाही, मी जाऊ शकत नाही. नाही प्रभूजी असं असतं का कुठं,
एकदम ऐन वेळेला तुम्ही सांगता, अरे भाऊ तुम्ही प्रचारक कशासाठी आहात, मग ही तयारी तुमच्याकडे आधीच पाहिजे ना। हाँ, तो ये जरूरी है, लेकिन इसका आदत नहीं लगना चाहिए। मतलब इसका मतलब ऐसे इलेंथ आवर पर हमको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक प्रचारक को ऐसे स्थिति के लिए भी तैयार रहना चाहिए, कोई भी हो। अब मुझे उस दिन हमारा क्लास था, लेकिन संडे को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आविर्भाव के 2 घंटे पहले ही उन्होंने मुझे बता दिया, नहीं आपको आना है और प्रवचन देना है। हमको पता है आपका आज छुट्टी है, तो क्लास कैंसिल करके मुझे वहां पर जाना पड़ा। वहां पर मैंने क्लास दे दिया। वो तो अच्छा था कि मेरे पास पहले से रेडी था मटेरियल सारा, तो मैंने बगैर देखे ही वहां पर जाकर बोल दिया। तो ये जरूरी होता है कि आपके पास 10-12 विषय ऐसे हो, बेसिक सब्जेक्ट्स कि जो नोट्स के साथ रेडी हो, कि आप केवल उसको पढ़े, 5-10 मिनट आपको मिल गया, रिवीजन पढ़ लिया, हाँ 1 घंटे के बाद प्रवचन है मैं दे सकता हूँ, कोई चिंता नहीं, सामने रखेंगे दे देंगे। तो ऐसे तैयारी आपको अभी से आरंभ कर देनी चाहिए। तो ये हुआ आज का पूरा जो सब्जेक्ट है कि प्रवचन क्लास की पूर्व तैयारी हमको कैसे करनी चाहिए। इसके संबंधित अगर किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। समय क्या हुआ? ओके, हाँ बोला माताजी। ते म्हणजे तुम्ही मागे पण म्हणालात की 10-12 विषय आपले तयार असतात, ते विषय कुठले आहेत, असे काही ठरलेले आहेत? नाही, तुम्ही तुमच्या हिशोबाने नवीन लोकांच्या दृष्टीने विषय घेऊ शकता, आणि त्याच्यासाठी गाईडलाईन तुम्ही भक्तिरसामृत स्वामी महाराजांचे लेक्चर्स घेऊ शकता, किंवा जे आपले भक्तिवृक्षचे विषय आहेत ते पण विषय चालू शकतात स्टार्टिंगचे। तर ते आपल्याकडे असे तयार असले म्हणजे कामं सोपी होतात सहज।